अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल नॉवल बाय सलमा खान पर खुश आमदीद। आज हम जो नॉवल शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अनदेखा वजूद। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। वो सुनसान रोड थी, शहर के बिल्कुल दूर, एक पुरसुकून इलाका जहाँ पर कुछ ज्यादा घर मौजूद नहीं थे और ना ही कुछ खास लोगों का कोई निशान मिलता था। मगर सुल्तान साहिब ने अपनी आधी जिंदगी मुल्क की खिदमत में दे दी थी। अब जब वो आर्मी से रिटायर हो गए थे तो उनका इरादा अपनी बीवी और बच्ची के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारने का था। मिसेस सुल्तान जब ये जगह देखने आई थी तो उन्हें बेसाख्ता इस जगह से खौफ महसूस हो रहा था। यहाँ पर आसपास 2-3 घर मौजूद थे, मगर घर बेचने वाले का ये कहना था कि वो लोग अब शहर में चले गए हैं। जाहिर सी बात है, उन लोगों को वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई होगी तो वो लोग चले गए। लेकिन ये पुरसुकून जगह छोड़कर उनको शहर में कहाँ सुकून मिलना है, आ जाएंगे वापस। मगर मालिक मकान की बात से भी मिसेस सुल्तान को कोई खास तसल्ली नहीं हुई थी। उनके घर के सामने बल्कि आसपास हर जगह सब्जा उगा हुआ था और उनके घर के बिल्कुल सामने एक झील थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और झील के बिल्कुल पास में एक झूला। सुल्तान साहिब को तो ये जगह बहुत अच्छी लगी थी, मगर मिसेस सुल्तान के दिल में खौफ था। उन्होंने कई बार अपने शोहर को मना किया, मगर वो यही कह रहे थे कि इतनी अच्छी जगह इतनी सस्ती कीमत में मिल रही है, कोई पागल ही होगा जो इनकार करेगा। और मिसेस सुल्तान को यही बात तो खटक रही थी कि इतनी सस्ती कीमत में मालिक मकान क्यों ये घर दे रहा है। मगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी थी, मगर सुल्तान साहिब अपने फैसले पर डटे हुए थे और आज पूरे 2 हफ्तों बाद वो अपना पूरा सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो गए थे। अल्फिया सुल्तान जो शहर में पली बड़ी थी, उसे यहाँ पर आने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर सिर्फ अपने बाबा के लिए वो मान गई थी, क्योंकि उसकी जान बसती थी अपने बाबा में और उनके बाबा ने भी उन सब के लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनकी बात मानकर उनके साथ यहाँ पर आ गई थी। अल्फिया जब गाड़ी से बाहर निकली तो सामने का मंजर वो पहले ही देख चुकी थी, मगर उसको जो चीज अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी वो झील के बिल्कुल बराबर में बंधा हुआ झूला और झूले के आसपास सफेद कलर के फूल जो बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्फिया इन सबको वहाँ छोड़कर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस झूले की तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुकी थी। वो अपने हर पल की खबर सोशल मीडिया पर दिया करती थी, उसका यही मामूल था। और जैसे ही नोटिफिकेशन दूसरे मुल्क में बैठे एक शख्स के पास गया तो वो मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाए अल्फिया की तस्वीर को देख रहा था। वो बुरहान था, अल्फिया का खालाजाद। अल्फिया की खाला की शादी तुर्की में हुई थी और फिर उन लोगों ने अल्फिया और बुरहान का रिश्ता कर दिया था। बुरहान को अल्फिया से मोहब्बत थी, अल्फिया को बुरहान अच्छा लगता था, मगर उसे मोहब्बत थी ये नहीं कहा जा सकता। और फिर चंद पल बाद बुरहान का दिल वाला मैसेज अल्फिया को मौसूल हुआ था। वो मुस्कुराकर जवाब देने ही लगी थी जब अचानक से उसे झील से आवाज आने लगी। उसने घबरा कर देखा, मगर कोई भी नहीं था और फिर यकदम झूला अपने आप हिलने लगा। वो यकदम खौफ का शिकार हुई थी, क्योंकि वहाँ पर हवा तो दूर की बात, पेड़ तक नहीं हिल रहे थे, लेकिन यहाँ ये झूला जिसे भारी रस्सियों से बांधा गया था वो हिल रहा था। उसने यकदम अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू किए जब उसे अपने कान की तरफ कोई आहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, फिर आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ। अल्फिया घबराकर पीछे देखने लगी, मगर वहाँ पर कोई नहीं था, झूला रुक चुका था। उसने जल्दी से अपना फोन हाथ में पकड़ा और अपने कदम पीछे मोड़कर अपनी माँ की तरफ जाने लगी। जब दोबारा वो झूला जोर से हिलने लगा, अल्फिया उसको खुद का वहम समझकर खुद को तसल्ली देना चाहती थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अभी वो इसी घबराहट और खौफ का शिकार थी जब पीछे से मिसेस सुल्तान की आवाज आई, अल्फिया बेटा इधर आ जाओ। और अल्फिया बगैर पीछे देखे मिसेस सुल्तान की तरफ भागती जा रही थी। उसे यूं आता देखकर मिसेस सुल्तान पहले तो परेशान हो गई, फिर अल्फिया ने कह दिया कि वो मैंने वहाँ पर कोई जानवर देख लिया था इसलिए डर गई। मिसेस सुल्तान ने उसे हौसला दिया और फिर अंदर की जानिब ले जाने लगी और उसके जाते ही वो झूला दोबारा जोर जोर से हिलना शुरू हो गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई इस झूले पर बैठकर झूल रहा हो
और वही हकीकत थी। उस चूल्हे पर कोई बैठा था, मगर लोग उसको देखने से कासिर थे। अल्फिया ने पूरा घर देख लिया था। घर देखने में बहुत खूबसूरत था, मगर जगह खतरनाक थी, ये उसे महसूस हो रहा था। मिसेस सुल्तान, अल्फिया दोनों को ही इस जगह से खौफ आ रहा था। मगर सुल्तान साहिब मजे से टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठे हुए थे। मिसेस सुल्तान उनके पास आकर बैठी और फिर बोलना शुरू किया। सुल्तान, मैंने आपको कितनी बार मना किया, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। आज अल्फिया घबरा कर मेरी तरफ आई थी। जब मैंने पूछा कि क्यों घबरा गई, तो कहने लगी यहाँ जानवर मैंने देख लिया। अब आप खुद बताएं, अगर यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे? और यहाँ पर तो कोई और लोग भी नहीं रहते। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मालिक मकान की चालाकी, जरूर इस जगह में कोई ना कोई खराबी तो होगी, तभी तो उसने हमें इतनी सस्ती कीमत में ये घर दे दिया है। वो दोबारा अपनी कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान साहिब ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और सारी बातों को इग्नोर करके फोन में मसरूफ हो गए। मिसेस सुल्तान को भी ये समझ आ गया था कि उनका और बोलना फजूल है, इसलिए वो भी एक लंबी सांस खारिज करके सामान सेट करना शुरू हो गई। अल्फिया जब कमरे में पहुंची तो अपना कमरा देखकर वो मुस्कुराई थी। उसका कमरा बहुत खूबसूरत था और अपने कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स देखकर वो और खुश हो रही थी। मगर हैरान होने वाली बात तो ये थी कि इस कमरे में सारी वो चीजें मौजूद थी जो अल्फिया को पसंद थी। लेकिन उसे याद है, वो जब यहाँ पर ये घर देखने आई थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि इस कमरे में एक बेड और सोफे के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। मगर अभी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, और वो भी उसकी पसंद का। वो हैरान हो गई, फिर एक एक करके सारा सामान देखने लगी, जब उसे टेबल पर एक लिफाफा मिला था जिस पर लिखा हुआ था, दिस इज फॉर यू। अल्फिया को पता नहीं क्यों घबराहट महसूस हो रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ वो लिफाफा उठाया और खोलने लगी। सामने कुछ लिखा हुआ था, फाइनली यू आर गोन, आई वेटेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, व्हेन आई फर्स्ट saw you I fell in love with you, and now no one can stop you from being mine, from your own lover। बिलाखिर तुम आ ही गई। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे प्यार कर बैठा था। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें अपना बनाने से। तुम्हारा अपना आशिक। अल्फिया ने घबराकर वो लिफाफा पीछे फेंका था। उसे पहले लगा था कि शायद ये बुरहान ने भेजा हो, लेकिन इस तरह के अल्फाज उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। इसलिए उसका शक यकीन में बदल गया कि ये किसी और ने भेजा है। मगर किसने भेजा है और कौन उस पर आशिक हुआ है? पहली बार उसने कहाँ देखा और कौन है वो? बहुत सारे सवाल उसके जहन में घूम रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक से खिड़की जोर जोर से बजने लगी। अल्फिया चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गोया हलक में अटक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की को जोर जोर से बजा रहा है, मगर उसका कमरा दूसरे फ्लोर पर था। फिर कोई कैसे बजा सकता था? खिड़की के सामने पर्दे लगे हुए थे। वो बाहर भागना चाहती थी, मगर फिर अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दी जा रही थी। जैसे जैसे उसके कदम खिड़की की तरफ बढ़ते जा रहे थे, खिड़की और जोर जोर से बजाई जा रही थी। अब बस 10 कदम का फासला रह गया था और खिड़की की आवाज और तेज हो गई थी। अल्फिया हैरान थी कि अगर इतना जोर से कोई बजा रहा है तो उसके अम्मी अब्बू ने क्या आवाज नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी है तो वो लोग आ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान हो गई थी जब अचानक से वो खिड़की की तरफ गई और पर्दे को खींचने लगी थी। जब खिड़की बजना बंद हो गई, अभी वो पर्दा हटाने वाली थी जब किसी ने उसके कान की तरफ सरगोशी की, तुम्हें मेरे पास आना है। वो जल्दी से मुड़ी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी सांस हलक में अटक गई, उसके हाथ कांप रहे थे। इस दिसंबर की सर्दियों में भी उसे पसीने आ रहे थे। जब उसने पर्दा हटाया तो सामने कुछ भी नहीं था, और फिर अचानक से उसकी खिड़की के शीशे पर एक काली बिल्ली ने अपना हाथ मारा तो वो घबराकर पीछे बेड पर जा गिरी थी। ये हमला इतना अचानक था कि वो समझ भी नहीं पाई थी। वो एक काली बिल्ली थी जो खिड़की को जोर जोर से हाथ मारे जा रही थी। अल्फिया घबराकर नीचे की तरफ भागी थी। सुल्तान साहिब और मिसेस सुल्तान ने जब उसे घबराए हुए देखा तो उसकी तरफ आए और पूछने लगे, तो अल्फिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया।
जब वो लोग कमरे में गए तो वहाँ पर बिल्ली नहीं थी और उसने टेबल पर जो लिफाफा देखा था वो उनको दिखाना चाहा, मगर वो लिफाफा वहाँ पर मौजूद नहीं था। अल्फिया ने सारा सामान इधर से उधर कर दिया, मगर उसे कहीं भी वो लिफाफा नहीं मिला था। सुल्तान साहिब को लगा कि शायद उसने कोई फिल्म वगैरह देखी होगी, इसलिए वो डर गई है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में ऐसा ही घर दिखाया जाता है और ऐसे ही मनाजर दिखाए जाते हैं। इसलिए वो उसे तसल्ली दे रहे थे कि ये सब वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्फिया बस यही कहे जा रही थी कि बाबा मैंने खुद पढ़ा है, उस पर ये लिखा था। मगर सुल्तान साहिब ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और कमरे से चले गए। लेकिन मिसेस सुल्तान अल्फिया की बात सुनकर परेशान हो गई थी, क्योंकि जब वो नीचे वाले कमरे में थी तब उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्हें यूँ महसूस हुआ कि जैसे बाथरूम के अंदर कोई मौजूद है। पानी की आवाज़ें आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद किसी ने पानी खोल दिया होगा, इसलिए वो बंद करने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी जब थोड़े ही कदम के फासले पर पानी की आवाज़ आना बंद हो गई और इसी वक्त मिसेस सुल्तान काफ़ी डर गई थी। वो वॉशरूम के करीब ही पहुंची थी तब पानी बंद हो गया। वो अपना वहम समझकर बाहर निकलने लगी थी कि दोबारा पानी की आवाज़ आने लगी और वो फिर काफ़ी डर गई और इसलिए उन्होंने सारी बात सुल्तान साहिब को बताने का फैसला किया। जब वो उन्हें बताने लगी थी तभी सीढ़ियों से भागती हुई अल्फिया आई थी और अब अल्फिया की बात सुनकर वो काफ़ी घबरा गई थी। अल्फिया का सर अपने गोद में रखकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से वो खुद भी बेसुकून थी। सबको वो घर अजीब लग रहा था, सिवाय सुल्तान साहिब को छोड़कर। ये बात उन्हें भी परेशान कर रही थी और फिर बिल आखिर उनको 2 दिन इस घर में हो चुके थे, लेकिन इन 2 दिनों में कुछ खास नहीं हुआ था। मिसेस सुल्तान और अल्फिया सारी बातों को भूलकर घर को सेट करने में लग गई थी। अब अल्फिया थक गई थी और अब उसका बाहर जाने का इरादा था। उसने जैकेट पहना क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हाथों में काफी पकड़े वो बाहर सब्जे को देख रही थी। फिर उसका ज़हन झील ने अपनी तरफ मतवज्जा किया तो वो ना चाहते हुए भी झील की तरफ जा रही थी। उसने सोचा था कि वो कभी इस तरफ नहीं जाएगी, मगर उसे यूं महसूस हो रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे कह रहा है कि अल्फिया इधर आ जाओ। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस तरफ जा रही थी। वहां पहुंची तो इतनी खूबसूरत झील को देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था और साइड में झूले को देखकर तो उसका दिल करता था कि वो उस पर झूले, मगर उस दिन वाले हादसे से वो डर गई थी। वो 5 मिनट वहीं खड़ी रही। फिर उसने महसूस किया कि वहां पर कोई और भी मौजूद है। उसे किसी की आंखें खुद पर मरकूज हुई महसूस हो रही थी। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था, मगर उसकी छठी हिस्स उसे यही बता रही थी कि कोई वहां पर मौजूद है। जब उसने अपनी बाएं तरफ देखा तो उसे एक वजीह मर्द खड़ा नजर आया। उसने काले कलर का जैकेट पहना हुआ था। वो मुकम्मल काले कलर के कपड़े पहनकर वहां पर खड़ा हुआ था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, मगर अल्फिया के दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि वो इस मर्द का चेहरा देखे। मगर फिर अपनी माँ की आवाज़ पर वो वापस चली गई। जाते हुए भी वो मुड़कर उसको देख रही थी और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो वो वजीह किस्म का मर्द अपना चेहरा मोड़कर उस घर की तरफ देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और चंद जुमले उसके होंठों से अदा हुए थे, तुम मेरी हो अल्फिया। उस दिन के बाद अल्फिया ने 2-3 बार और भी देखा था, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। आज उसने बिलाखिर फैसला कर लिया था कि वो उसको देख कर रहेगी। जब वो उस झील के करीब गई तो वो शख्स वहीं पर मौजूद था। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो है कौन और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर क्या करता है, क्योंकि अल्फिया ने 2-3 बार ये चीज़ महसूस की थी कि वो चेहरा मोड़कर काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। अगर कोई आम इंसान इतनी देर एक ही पोजीशन में खड़ा हो तो ज़रूर उसके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाए, मगर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अल्फिया जब उसी वक्त वहाँ पर पहुँची और फिर उस शख्स के करीब गई और उसको पुकारने लगी, बात सुने, आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं? उसने सवाल किया तो उस मर्द ने अपना झुका हुआ सर ऊपर किया और एक पुरअसरार से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी।
اور پھر چند منٹ کے صبر کے بعد اس نے اپنا چہرہ موڑ کر الفیہ کی طرف کیا تھا، اور الفیہ نے پہلی بار اپنے سامنے اتنا حسین مرد دیکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ حسن صرف عورتوں میں ہوتا ہے، مگر اس وقت اگر کوئی الفیہ سلطان سے پوچھے تو وہ یہی کہے گی کہ سامنے کھڑا مرد دنیا کا سب سے حسین ترین آدمی ہے۔ اس کی لائٹ بلو آنکھیں الفیہ کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھا، سفید دودھ جیسا رنگ، کثرتی جسم، وہ ایسا تھا کہ کسی لڑکی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ الفیہ کے منہ سے لفظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ یہاں پر کہنے کیا آئی تھی۔ جب اس نے الفیہ کو کچھ نہیں کہتے دیکھا تو پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جی بولے، اور الفیہ کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اس کی آواز، یا اللہ، کیا ہے یہ شخص؟ الفیہ نے بے ساختہ اپنے دل میں سوچا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ وہ یہاں پر کھڑا کرتا کیا ہے، تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اسے یہاں پر مزہ آتا ہے، اس لیے وہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور پتہ نہیں کیوں الفیہ کو اپنا دل اس شخص پر ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ الفیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ یہیں پر ہی رہتا ہے، کیونکہ مالک مکان نے تو کہا تھا کہ یہاں پر جو بھی گھر ہیں وہ سب خالی ہیں۔ اس نے صاف سیدھا سوال کیا تھا، تو اس شخص کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اشارہ کرنے لگا۔ الفیہ نے اس کی انگلی کا تعاقب کیا تو اس کی انگلی الفیہ کے گھر کی طرف تھی۔ ایک منٹ، یہ تو میرا گھر ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ نے تو میرے گھر کا ہی بتا دیا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جب اس کی بات پر اس شخص نے جو جواب اس کو دیا، اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ میں بھی یہیں پر ہی رہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا، جس سے وہ بے ساختہ خوف کا شکار ہوئی تھی، اور پھر یکدم وہ شخص کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر کے پیچھے 2 گھر چھوڑ کر رہتا ہوں، کیونکہ راستہ اسی طرف سے ہے، اسی لیے آپ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اس کی اس بات پر الفیہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ تو ڈر ہی گئی تھی، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کافی دیر اس سے بات کرتی رہی، پھر جب اس کی ماں کھڑکی کی طرف آئی اور الفیہ کو جھیل کے قریب کھڑا پایا تو پکارنے لگی۔ الفیہ نے اپنی ماں کی بات سنی اور پھر اس شخص سے الوداع کر کے اپنی ماں کی طرف جانے لگی، مگر جاتے ہوئے اس شخص نے اس کو روکا، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھنے لگا، کل تو آئیں گی نا آپ؟ اس شخص کی باتوں میں بے صبری تھی۔ الفیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ شخص مسکراتا ہوا ہوا کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا، مگر پیچھے کھڑی الفیہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب اپنی ماں کی طرف گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم وہاں پر کھڑی کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے اپنی ماں کو بتایا، یہاں پر شاید ایک پڑوسی ہیں ہمارے جو یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، میں نے سوچا آج ان سے سلام دعا کر لوں۔ مگر الفیہ کی ماں نے جب کھڑکی کے سامنے دیکھا تھا تو وہاں پر الفیہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے الفیہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے یا خود سے ہی باتیں کر رہی ہے۔ جب انہوں نے الفیہ سے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا تمہارے ساتھ کسی کو، تو الفیہ پہلے تو حیران ہوئی تھی، پھر سوچنے لگی ہو سکتا ہے امی کے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہو، کیونکہ مسز سلطان چشمہ استعمال کرتی تھی اور ان کے قریب کی نظر کمزور تھی، تو اس نے یہی سمجھا تھا۔ جب مسز سلطان نے کہا کہ میری قریب کی نظر خراب ہے، دور کی نہیں، تو الفیہ ان کی بات پر پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، اور پھر یہی سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی وہم ہوا ہو، اس لیے وہ اپنا سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے مسز سلطان بس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ الفیہ کمرے میں پہنچ کر کھڑکی کھول کے سامنے اس جھولے اور اس جھیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ شخص آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بس سوچتی ہی رہ گئی، اور پھر ایک دم وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گئی۔ اس نے اپنی نیند کافی وقت سے پوری نہیں کی تھی، کیونکہ گھر کو سیٹ کرنے میں اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی، اس لیے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ اسی طریقے سے سو رہی تھی
जब अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा है। वो डर कर उठ बैठी, मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो कोई पत्थर का मुजस्मा बनी सामने का मंजर देख रही थी।